आज हम जलवायु वाला चैप्टर पढ़ेंगे। तो आपका 4th चैप्टर आ रहा है जिसमें ज्योग्राफी का चैप्टर है। ये 9th के लिए है। तो 9C वाले सभी ध्यान से सुनेंगे इसको। इसमें क्लाइमेट कौन सा है? क्लाइमेट वाला चैप्टर है, जलवायु वाला आपका 4th यूनिट में है। सॉरी 4th टॉपिक है ये आपका। जो इसमें क्या है कि आप जलवायु के बारे में पढ़ेंगे। ये ज्योग्राफी का है, ध्यान से सुनने। ज्योग्राफी का, जियोग्राफी, ठीक है। ज्योग्राफी का चैप्टर है, ठीक है। आपकी बुक्स है भारत, ठीक है। कौन सा है? समकालीन भारत, फर्स्ट में से, ठीक है। मैंने अब इसको सिलेबस के बारे में बता दिया, डिस्कशन कर दिया है, ठीक है। तो दोनों के बारे में आप पढ़ेंगे। तो पहले हम इसमें मुख्य बिंदुओं को देख लेते हैं, ठीक है। तो पहले शब्द आता है इसमें मौसम और जलवायु। दो बिंदु आते हैं, दो शब्द हैं, मौसम और जलवायु। अब मौसम और जलवायु किन से मिलकर बनता है? क्या क्या चीज मौसम के अंदर कोई वस्तु तो है नहीं, ठीक है। क्या चीज़ें होती हैं जिसमें इनको मौसम कहते हैं और इसको जलवायु कहते हैं? क्या वस्तुएं होती हैं इसके अंदर, ठीक है। तो पहले ही देखेंगे। तो मौसम में क्या होता है कि एक तापमान होता है, ठीक है। मौसम किससे बनता है? देखो ध्यान से सुनेंगे। मौसम, मौसम और जलवायु। अब इनमें देखेंगे कि इनमें कौन कौन सी चीज़ें होती हैं, कौन कौन से तत्व होते हैं इसके अंदर, ठीक है। समझे ना? कोई वस्तु तो है नहीं है, ठीक है। अब इसमें क्या होता है? देखो तापमान, मौसम में और जलवायु कौन कौन सी चीज़ होती हैं? तापमान होता है दोनों के अंदर। दाब, दाब होती है, वायुमंडलीय दाब होता है, प्रेशर मैंने बताया था। पवन की आर्द्रता, हवाएं होती हैं, आपने देखा होगा हवाएं सूखी भी होती हैं, शुष्क, जैसे शुष्क बोलते हैं, ड्राई, ठीक है। और नमी युक्त होती हैं, जैसे बोलते हैं आर्द्रता या ह्यूमिडिटी एयर, ठीक है। नम युक्त वायु, ठीक है, नम युक्त वायु। और एक होता है वर्षण, ठीक है। वर्षण मीन्स वर्षा, वर्षण मीन्स वर्षा, रेनफॉल, ठीक है। क्या होता है? रेनफॉल होता है, ठीक है, रेनफॉल। तो इन चीज़ों के बारे में हम पढ़ते हैं, इन तत्वों के बारे में हम पढ़ते हैं, है ना। तो मौसम जब बनता है तो इनमें हम परिवर्तन देखने को मिलता है। अगर जलवायु में अगर पढ़ते हैं तो इन चीज़ों के बारे में हम पढ़ते हैं, ठीक है। तापमान के बारे में पढ़ेंगे, दाब के बारे में, पवन की आर्द्रताओं के बारे में और वर्षा के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। हम अगर दोनों को पढ़ेंगे, अगर मौसम को पढ़ेंगे या जलवायु को पढ़ेंगे तो हम इन चीज़ों के बारे में पढ़ना होता है, ठीक है। अब देखो हम मौसम के बारे में पढ़ते हैं। तो देखो इसमें एक शब्द है, क्या है इसमें? मानसून शब्द की व्युत्पत्ति मतलब उत्पन्न, जन्म अरबी शब्द मौसम से हुई है, जिसका अर्थ होता है मौसम, ठीक है। मौसम से, ठीक है, हुई है, जिसका अर्थ होता है, अरबी भाषा का शब्द है, ठीक है, मौसम। उस मौसम से ही क्या बना है? मानसून बना है। मानसून का अर्थ है एक वर्ष के दौरान। अब देखो मानसून या मौसम, मानसून, मौसम, ठीक है। अब इसमें डिफरेंट पढ़ेंगे जलवायु। तो ये क्या कह रहा है? एक वर्ष के दौरान, कितने वर्ष के दौरान? एक वर्ष में, जैसे एक साल है, जैसे हमारा 2024 से और 2025 के बीच, ठीक है। जो भी मौसम में परिवर्तन हुआ है एक वर्ष के दौरान, वायु की दिशा, ठीक है, वायु की दिशा मतलब एयर डायरेक्शन में जो भी बदलाव हुआ है, एयर डायरेक्शन में जो भी बदलाव हुआ है, ठीक है, दिशा में ऋतु के अनुसार परिवर्तन, ठीक है, ऋतु के अनुसार जो भी परिवर्तन हुआ है इसको क्या कहते हैं? मानसून। क्या कहते हैं? मानसून। आप देखते हैं बरसात में आपकी जो हवाएं होती हैं वो देखते हैं ना, बरसात के मौसम में हवाएं आपकी इधर चलती हैं, ठीक है। और
सर्दियों में जो हवाएं होती हैं वो आपकी किधर से चलती हैं, इधर से इधर चलती हैं, ठीक है। नॉर्थ ईस्ट से किधर की ओर चलती हैं, साउथ वेस्ट की ओर चलती हैं हवाएं। तो हवाओं की दिशा में जो भी एक वर्ष के अंदर, क्योंकि गर्मी और बरसात हर एक वर्ष में आती हैं और इसमें परिवर्तन होता रहता है। इसका नेक्स्ट बिंदु है भारत। भारत की जलवायु को मानसूनी जलवायु कहा जाता है, बिल्कुल सही है, क्योंकि भारतीय जलवायु मानसूनी जलवायु है। क्योंकि एक वर्ष के अंदर मौसम में क्या होते रहते हैं, इसमें परिवर्तन होते रहते हैं, ठीक है। एशिया की ईस्ट और साउथ वाले जितने भी कंट्री हैं, एशिया के ईस्ट और साउथ वाले जितने भी कंट्री हैं, ठीक है, ईस्ट और साउथ के जितने भी कंट्री हैं, सारे कंट्रियों में ये मानसूनी जलवायु पाई जाती है, ठीक है। मानसूनी जलवायु का मतलब होता है एक वर्ष में होने वाले जितने भी मौसमी परिवर्तन ही क्या कहलाते हैं, मानसून। और मानसूनी जलवायु हमारे इंडिया में हर वर्ष क्या पाए जाते हैं, इसमें एक वर्ष के अंदर जलवायु में परिवर्तन पाए जाते हैं, ठीक है। मानसून में परिवर्तन रहते हैं, कभी ठंडी होती है, कभी गर्मी, कभी बरसात, मौसम में परिवर्तन होता रहता है, ठीक है। अब देखो किसी क्षेत्र जलवायु के बारे में पढ़ेंगे। किसी भी क्षेत्र की जलवायु को नियंत्रित करने वाले 6 प्रमुख कारक होते हैं, ठीक है। ठीक है, 6 कारक कौन कौन से होते हैं, मैंने इसके बारे में पहले पढ़ा दिया है आपके लिए, और इसमें ध्यान से देख लेंगे, है ना। तो पहला होता है अक्षांश तुंगता। मैंने बताया था अक्षांश तुंगता क्या होती है। जैसे ही ये हमारी पृथ्वी है, पृथ्वी के 0 डिग्री से, इक्वेटर से, ये भूमध्य रेखा, विषुवत रेखा भी बोलते हैं, 0 डिग्री से जैसे जैसे हम ऊपर ध्रुवों की ओर जाते हैं, ठीक है, जैसे ध्रुवों की ओर जाते हैं, अक्षांश या तुंगता जैसे जैसे जाते हैं तो ऊपर की ओर आपकी जो जलवायु कैसी मिलती है, ठंडी होती चली जाती है। इधर जाएंगे ठंडी, ठीक है, कैसी मिलेगी, ठंडी। पोल्स के ऊपर जाएंगे, नॉर्थ पोल हो गया, ये साउथ पोल हो गया, तो जैसी जैसी आप ऊपर की ओर बढ़ते जाएंगे, ठीक है, तो आप क्या है, जो जलवायु कैसी मिलेगी, ठंडी जलवायु मिलेगी, ठीक है। और जैसी जैसी पोल से नीचे की ओर आएंगे, जैसी जैसी आपको गर्म जलवायु मिलेगी। तो अक्षांश क्या करते रहे हैं, इनको जलवायु को प्रभावित कर रहे हैं। जैसी जैसी अक्षांश को चेंज करेंगे, जैसी जलवायु क्या करेगी, इसको चेंज हो जाएगी, ठीक है। अब देखो तो हो गई ना अक्षांश या तुंगता। ऊंचाई, जैसे जैसे हम बढ़ते हैं, वायुदाब, देखो वायुदाब एवं पवन तंत्र, ठीक है, वायुदाब एवं पवन तंत्र। वायुदाब क्या होता है कि आप देखते हैं जैसे हमारे भारत है, भारत में क्या होता है, जैसे ही ठीक है, जैसे भारत है, तो भारत में देखते हैं तो यहाँ क्या है, हमारे यहाँ रेगिस्तान होता है। तो गर्मियों के समय में सूर्य की किरणें कहाँ पर है, ये कर्क रेखा है, ठीक है, कर्क रेखा है ना। अब ये कर्क रेखा क्या करती है, कर्क रेखा के पास में जैसे ही ये होने के कारण, तो यहाँ सूर्य किरणें क्या पर हो जाती हैं, सीधी पड़ती हैं, ठीक है। जब सीधी पड़ती हैं तो यहाँ का तापमान क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, ठीक है। जब ताप बढ़ता है तो यहाँ का दाब क्या होगा, कम होगा, ताप बढ़ेगा। तो एरो लगा रहा हूँ, एरो का मतलब ऊपर का मतलब होता है बढ़ना, और दाब क्या होगा, घटेगा, ठीक है, संबंध होता है इसमें। तो गर्मी में क्या हो जाता है, दाब घट जाता है, और यहाँ की जो हवाएं होती हैं वो क्या हो जाती हैं, ऊपर की ओर उड़ जाती हैं, हल्की हो जाती हैं, ठीक है। अब जैसे ही हल्की हो जाती हैं तो यहाँ जो इसका जो दाब बनता है वो यहाँ पर हिंद महासागर है। कौन सा महासागर है, हिंद, हिंद महासागर है, ठीक है, हिंद महासागर है यहाँ। अब हिंद महासागर का जो हवाएं होती हैं यहाँ से, जो कैसी होती हैं, नमी युक्त होती हैं, पानी युक्त होती हैं। तो ये हवा तो ऊपर को उठ गई, तो ये हवा उठ करके कहाँ आएगी, ऊपर की ओर जाएगी, ठीक है। और ये हवा कहाँ जाती है, नीचे की ओर चली जाती है, अपनी जगह ले लेती हैं, तो यहाँ पर बरसात कर देती हैं। तो ताप, यहाँ पर दाब हो जाता है अधिक,
यहाँ ताप कम होगा, ठीक है, यहाँ ताप कम और दाब ज़्यादा, दाब बढ़ेगा, ठीक है। तो इसमें संबंध होता है, तो इसकी जलवायु क्या कर देता है, परिवर्तन कर देता है, ठीक है। समुद्र से दूरी, समुद्र से दूरी आप देखते हैं, जैसे ही हमारे इंडिया है तो भारत का जो मैप है आप देखते हैं कि भारत ये समुद्र है, ठीक है। तो जैसी जैसी समुद्र से जो मानसून चलते हैं, तो जैसी जैसी इसमें से मानसून चलते हैं, जितनी भी दूरी जाएगी जैसी जैसी उसकी बरसात की क्या है मात्रा घटती जाएगी, ठीक है। जैसी जैसी इधर से जाएंगे तो मात्रा घट जाती है। तो आप देखते हैं दिल्ली के आसपास, मेरठ के आसपास बरसात कम होने लगती है, क्योंकि बिहार बंगाल के पास ज़्यादा बरसात होती है, क्योंकि समुद्र के नज़दीक है, ठीक है। तो इससे भी जलवायु प्रभावित होती है, समुद्र से दूरी, ठीक है। और इसके बाद महासागरीय धाराएं, धाराएं भी प्रभावित करती हैं। देखो, जब भी धाराएं चलती हैं, है ना, जैसे धाराएं चलती हैं, आप देखते हैं, अब ये धाराएं होती हैं हवा के अनुसार चलती हैं। जैसी हवा वो चलती है, उधर की साइड में क्या चलती हैं, पानी की धाराएं चलती हैं। जब तो ये एक ठंडी धारा होती है, एक होती है गर्म धारा है। तो ठंडी और जब गर्म धारा होती है तो दोनों आपस में जब मिलती है तो वहाँ पर क्या है, चक्रवात का निर्माण होता है, ठीक है। तो वहाँ पर क्या हो जाती है, धुंध छाना, चक्रवात आना, तूफान आना, बहुत सारी चीज़ों से इससे क्या है कि उस प्रभावित होती है, ठीक है। उच्चावच, उच्चावच का मतलब होता है ऊंचा स्थान, पर्वतीय क्षेत्र। जैसे आप देखते हैं कि जैसे यहाँ से मानसून उठता है, उच्चावच का मतलब होता है जैसे ये समुद्र है, समुद्र के पर यहाँ से जैसे मानसून उठता है तो यहाँ की पवनें जैसे पर्वत की ओर चलती हैं, ठीक है। और जब यहाँ ऊपर जाकर के ठंडी हो जाती हैं तो यहाँ की जो बरसात होती है, जब ठंडी होकर के नीचे इसके दूसरे इलाके में क्या करने लग जाती हैं, बरसात करने लग जाती हैं, ठीक है। तो ये क्या, उच्चावच, ठीक है। ऊंचा पठार जैसे देखते हैं ना, जैसे जैसे ऊंचा होता है तो वहाँ पर बरसात में डिफरेंट आता है, ठीक है। नेक्स्ट इसका पॉइंट है महासागरीय धाराएं समुद्र तट की ओर चलने वाली हवाओं को के साथ तटीय क्षेत्रों की जलवायु को प्रभावित करती है, ठीक है। हाँ, बिल्कुल सही है। जैसी ये है आपकी, ये आपकी इंडिया है, इंडिया का पश्चिमी घाट, ठीक है, ये पूर्वी घाट है। तो जैसी जैसी यहाँ की जो धाराएं चलती हैं, जैसे यहाँ पर गर्म धारा चल रही है, ठीक है, तो ये क्या करती है, प्रभावित करती है, ठीक है। यहाँ के जो मौसम को क्या करेगी, प्रभावित करेगी। तट की जो जलवायु क्या करती है, बर्ष प्रभावित करती है। जैसे आप बॉम्बे में देखो, कर्नाटक, केरल में देखो, मन चाहे जब बारिश हो जाती है ना, थोड़ा सा गर्मी पड़ती है तभी बारिश हो जाती है। तो वहाँ के जो तटीय क्षेत्रों की जो जलवायु है उसको क्या कर देती है, प्रभावित करती है, धाराएं चलती हैं, ठीक है। चलने वाली हवाएं तटीय जलवायु को प्रभावित करती हैं, ठीक है। जो उदाहरण के लिए ले लो, उदाहरण कोई भी तटीय क्षेत्र, गर्म या ठंडी जलधाराएं बहती हैं, ठीक है। देखो, पश्चिमी में चले जाओ आप, अमेरिका में चले जाओ, जैसे उत्तरी अमेरिका है, आपके उत्तरी अमेरिका में जाकर देखेंगे तो इधर तो चलती है ठंडी हवाएं, ठीक है, विषुवत रेखा के आसपास, ठीक है, उसके कर्क रेखा के आसपास, और ऊपर चलती है ठंडी हवाएं, ठीक है, ठंडी धाराएं। तो जब ठंडी धाराएं चलती हैं, गर्म धाराएं चलती हैं, तो आपस में क्या हो जाती हैं, मिल जाती हैं। तो इसके जो क्षेत्र को क्या कर देती हैं, प्रभावित कर देती हैं, ठीक है। कहती हैं धाराएं बहती हैं और वायु की दिशा समुद्र के तट की ओर हो तब वह तट गर्म या ठंडा हो जाता है, बिल्कुल सही है। जैसे ठंडी धारा, जैसे आपने देखा कि यहाँ की धाराएं जैसे ठंडी हो जाती है तो ठंडी धारा इस तट को क्या कर देता है, ठंडा कर देता है। गर्म धाराएं चलती है तो इस क्षेत्र को क्या कर देता है, गर्म कर देता है। तो हमारे इंडिया की जो धारा है यहाँ पर, यहाँ गर्म धाराएं तो यहाँ के एरिया को क्या कर देती है, गर्म कर देती हैं, और गर्म के कारण यहाँ पर क्या हो जाती है, बरसात होती है, ठीक है। नेक्स्ट बिंदु आपका ये, देश का लगभग आधा भाग, ठीक है, आधा भाग कर्क वृत्त के दक्षिण में होता है, और जिसे उष्णकटिबंधीय क्षेत्र कर्क वृत्त के उत्तर में शेष भाग को पोषण कटिबंधी कहते हैं, ठीक है।
जैसे मैंने बताया था कि ये भारत का ये मैप है, ठीक है। आपने देखा होगा इस चीज़ को, मैं कई बार बना चुका हूँ, इस पर सही नहीं बनता है, थोड़ा सा मैं इसको बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये कर्क रेखा है, ठीक है। कर्क रेखा ये भाग तो होता है आपको उष्ण, ठीक है। कर्क रेखा ऊपरी भाग जो होता है उसे बोलते हैं पोषण। और पोषण क्यों कहते हैं, इसमें दोनों चीज़ पाई जाती हैं, ठीक है। क्योंकि इसमें गर्म और ठंड दोनों होते हैं, गर्म और ठंड होते हैं, इसलिए इसको अपोषण कहते हैं। ठंडे गर्मी भी होती हैं, ठंडे भी होती हैं, और इसके अंदर क्या होती हैं, मौसम सम रहता है इसमें, ना तो ज़्यादा गर्मी और ना ज़्यादा इसमें ठंड होती है, ठीक है। तो इसमें इसलिए इसको उष्णकटिबंधीय क्षेत्र, इसमें गर्मी का ही मौसम बना रहता है, ठीक है। ठंड का मौसम नहीं आता है, गर्मी का ही मौसम होता है, ठीक है। और इसमें ज़्यादा गर्मी भी पड़ती है और ज़्यादा ठंड भी पड़ती है, इसलिए इसको उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र बोलते हैं, कर्क रेखा के ऊपरी भाग को, ठीक है। नेक्स्ट इसका बिंदु है भारत के उत्तर में हिमालय पर्वत है, बिल्कुल सही है, जिसकी औसत ऊंचाई कितनी है, 6,000 मीटर है, ठीक है। 6,000 मीटर है औसत ऊंचाई, हिमालय पर्वत है। मैंने बताया था जैसे ये साउथ है तो इसके उत्तरी भागों में कौन सा है, हिमालय पर्वत। मैंने बताया हिमालय पर्वत 3 भागों में बटा हुआ है, ठीक है। वैसा चौथा भाग है आपका ट्रांस हिमालय के बारे में मैंने बताया भी था, चौथा भाग है आपका। तो इसकी औसत ऊंचाई किसी की तो 200 मतलब 2,000 मीटर है, किसी की 3,000 मीटर है, किसी की 1,000 मीटर है। तो इस प्रकार से सबकी मिला करके जब औसत निकाला है, एवरेज निकाला है, वो कितना मीटर आया है, 6,000 मीटर, ठीक है। जैसे माउंट एवरेस्ट है 8,848, सबको मिला के किसी की 5,000 रही है, तो इसको एवरेज जो आ रहा है वो 6,000 आ रहा है, ठीक है। भारत का तटीय क्षेत्र भी विशाल है, जहाँ अधिकतम ऊंचाई 30 मीटर है, ठीक है। तटीय क्षेत्र है, वो विशाल भी है मैदान, भारत का तटीय क्षेत्र है। जैसे तटीय का मतलब होता है आपका ये समुद्री इलाका, जैसे साउथ है, ये क्या है आपका तटीय क्षेत्र, ठीक है। ये आपका तटीय क्षेत्र है, ईस्टर्न वेस्टर्न घाट बोलते हैं जिससे। और जिसमें अधिकतम ऊंचाई कितनी है आपकी, 30 मीटर। किसी की जगह तो 2 मीटर है, किसी जगह 3 मीटर, किसी जगह 8 मीटर। तो इसको एवरेज जो निकाला गया है इसकी 30 मीटर, ठीक है, अधिकतम। भारत की जलवायु तथा संबंधित मौसम अवस्थाएं निम्नलिखित होती हैं, क्या क्या होती हैं, देखो यहाँ पर वायुदाब एवं धरातलीय पवनें होती हैं, ऊपरी वायु परिसंचरण होता है, पश्चिमी चक्रवात, विक्षोभ और उष्णकटिबंधीय चक्रवात भी आते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो ये मौसम में और जलवायु में क्या होते हैं आगे इंडिया आगे में परिवर्तन होते हैं, ठीक है। क्वारिलिस बल क्या होता है, क्वारिलिस बल के बारे में बताया था मैंने कि जब पृथ्वी पर जब हवाएं चलती हैं तो डायरेक्शन दिशा सीधी डायरेक्ट होती है, परंतु घूर्णन के कारण इसमें क्या हो जाता है, बल लगता है, ठीक है। एक बल क्या लग जाता है, फोर्स लगता है, जिसमें फोर्स वो अपने दिशा में डायरेक्ट दाईं ओर मुड़ जाती हैं। जैसे नॉर्थ की जो होती हैं हवाएं होती हैं वो राइट हैंड में मुड़ जाती हैं, ठीक है, समझे ना, राइट हैंड में मुड़ जाती हैं इस तरीक़ा से, ठीक है, यूँ मुड़ जाएंगे, ठीक है। और ये लेफ्ट हैंड में मुड़ जाती हैं, ठीक है, ये लेफ्ट हैंड में मुड़ जाती हैं, ठीक है। तो ये ध्यान रखेंगे, साउथ की तो लेफ्ट हैंड में मुड़ जाती हैं आप अपने, और नॉर्थ की जो मुड़ जाती हैं वो किस तरह मुड़ जाती हैं, दाईं ओर मुड़ जाती हैं, ठीक है। तो इसको कहते हैं हम क्वारिलिस बल, ठीक है। अब देखो इसमें पढ़ लेते हैं। क्वारिलिस बल पृथ्वी घूर्णन कारण आवासीय बल को क्वारिलिस बल कहते हैं, ठीक है। आवासीय बल होता है ये सीधा ही। इस बल के कारण अपने उत्तर गोलार्ध में दाहिनी ओर, दक्षिण गोलार्ध में बाईं ओर, मैंने बताया उत्तरी गोलार्ध में राइट हैंड, दाहिनी का मतलब राइट हैंड, और दक्षिणी गोलार्ध में मतलब साउथ पोल के अंदर क्या हो जाती हैं वो लेफ्ट हैंड में हो जाती है, जिससे फेरल का नियम भी कहते हैं, ठीक है। क्वारिलिस बल को क्या कहते हैं, फेरल का नियम, ठीक है। नेक्स्ट है आपका जेट धारा है, एक सक्रिय पट्टी, ठीक है। जेट धाराएं क्या होती हैं, धाराएं चलती हैं, ठीक है। जैसे ये हवा होती है ना, पानी होती है ना, पानी के साथ साथ हवाएं भी चलती हैं, ठीक है। तो जैसे पानी घूमता गया, जैसे लहरें लेता गया चला जाता है, ठीक है। आप देखते हैं कुछ लहरें उठती हुई चली जाती हैं, ठीक है, जेट धारा है। जब एक सक्रिय पट्टी में क्षोभमंडल में अत्यधिक ऊंचाई, ठीक है, हवाओं के साथ चलती हैं, ठीक है, इसमें हवाएं चलती हैं, जेट धाराएं, ठीक है, इस तरीक़ा से।
12,000 मीटर से अधिक वाली पश्चिमी हवाएं होती हैं। ठीक है, कैसी होती हैं? पश्चिमी हवाएं, जिनकी ऊंचाई कितनी पहुंच जाती है इसकी? 12,000 मीटर होती हैं। ठीक है, और इनकी गति जेट धाराएं इस तरह सर्दियों में चलती हैं। ठीक है, ध्यान रखेंगे क्योंकि सर्दियों में ही विक्षेपित होती हैं। और ये सबसे ज़्यादा जेट धाराएं क्या है कि जो ठंडी हवाओं को जेट धाराएं बोलते हैं। ठीक है, ये धाराएं देखो यहाँ से, जैसे अब सर्दियों में हवाएं चलती हैं, इनको जेट धाराएं कहते हैं। ठीक है, ये बहुत तेज़ होती हैं और ये ठंडी होती हैं और किसी किसी मौसम को भी बिल्कुल ही ठंडा कर देती हैं। तो ये सक्रिय पट्टी में 12,000 मीटर की से अधिक वाली पश्चिमी हवाएं होती हैं। ये इनकी गति गर्मियों में अधिक होती है। ठीक है, वो गर्मियों कम होती है, सर्दियों में ज़्यादा होती है। गर्मियों में इसकी 1 से 10 किलोमीटर प्रति घंटा, सर्दियों में 1 से 84। ठीक है, प्रति घंटा की बहुत सी अलग अलग जेट धाराएं को पहचाना गया है, जिनमें सबसे स्थिर मध्य अक्षांशीय और उपोष्ण कटिबंधीय जेट धाराएं हैं सबसे। ठीक है, इनको भारत में आती हैं और इसको इसलिए भारत के आधार पर इसका नाम दिया गया। ठीक है, जेट धाराएं लगभग 270 से 300 सॉरी 27 से 27 डिग्री, ये डिग्री का चिन्ह है, 27 डिग्री से 30 डिग्री उत्तर के बीच में स्थिर होती हैं, इसलिए इन्हें उपोष्ण कटिबंधीय जेट पश्चिमी धाराएं भी कहते हैं। ठीक है, जैसे हमारे यहाँ जो मानसून आते हैं, जैसे सर्दियों अभी बरसात हुई थी, तो इन जेट धाराओं से प्रभावित होती है। ठीक है, इन्हीं के कारण ज़्यादा प्रभावित होती है और ये स्थिर होती हैं, स्थित होती हैं कहाँ पर? ये इतनी डिग्री पर 27 से 30 डिग्री के बीच ये उत्पन्न होती हैं ज़्यादा से। इन्हें उपोष्ण कटिबंधीय पश्चिमी जेट धाराएं भी कहते हैं। ठीक है, पूर्वी जेट धारा जैसे उष्ण कटिबंधीय पूर्वी जेट धारा कहते हैं, गर्मी के महीनों में प्रायद्वीपीय भारत के ऊपर 14 डिग्री अक्षांश में प्रभावित होती हैं। ठीक है, 3 डिग्री में 14 डिग्री अक्षांश में प्रभावित होती हैं, भारत के साउथ भाग में होती हैं। ठीक है, ये प्रभावित होती हैं। जैसे हम देखते हैं ना, इंडिया का यहाँ से 8 डिग्री से है ना, अक्षांश से 8 डिग्री 4 मिनट से स्टार्ट होती है और कहाँ पर होती है? 37 डिग्री 6 मिनट। ठीक है, तो इसका देखते हैं तो यहाँ पर 14 डिग्री के लगभग क्या होती हैं? पूर्वी भाग में ये प्रभावित होती हैं। ठीक है, गर्मी के मौसम में। दाब के, इसमें नेक्स्ट पॉइंट है, दाब की अवस्था में परिवर्तन संबंध एल नीनो से है। ठीक है, तो एल नीनो से मैंने बताया था, जब जेट धाराएं चलती हैं, जैसे मैंने बताया था यहाँ, जैसे ये चलती हैं तो ये पूर्वी धारा से टकराती हैं। ठीक है, कुछ जैसे साउथ है, जैसे ये आपका उत्तरी अमेरिका हुआ और ये आपका दक्षिणी अमेरिका। ठीक है, तो यहाँ एक पीरो की घाटी आती है, पीरू की। ठीक है, इस पीरू की धारा से, इसे घाटी से, इसे तट से, पीरू की तट से टकराती है। ये गर्म होती है, वो ठंडी होती है ये, परंतु इसमें क्या होता है, जैसे देखो, जैसे ये धारा चल रही है, ठंडी धारा, अब ये इसमें लगातार ठंडी धारा चल रही है, तो जब ये धारा विस्वित से ये पलट करके कभी क्या कर लेती है, ये इसको चेंज कर देती है, तो ये इसकी जगह कौन ले लेती है? ये धारा ले लेती है, विस्वितीय धारा ले लेती है। ठीक है, ये धारा है आपकी विस्वितीय धारा, ये आपकी ठंडी धारा है। ठीक है, ऊपर चलने वाली सारी ठंडी धारा होती है और नीचे बीच में चलने वाली सारी गर्म धाराएं होती हैं। तो ये धारा क्या कर लेती है? इसको चेंज कर देती है, ठंडी वाली धारा को, तो इसका गर्म ले लीजिए, ठंडी के स्थान पर कौन सी आ जाती है? गर्म धारा आ जाती है। तो इसका तट का मौसम क्या हो जाता है? गर्म हो जाता है, जिससे क्या करती है, ये इस पूरे एरिया के जो जलवायु है उसको क्या कर देती है? गर्म कर देती है और प्रभावित कर देती है उसकी जलवायु को। ठीक है, तो कभी बरसात होती है, कभी बरसात नहीं होती है। देखो, इसको पढ़ेंगे, एल नीनो दो होते हैं, ला नीनो और एक होता है एल नीनो। ठीक है, एल एक देखो, एल नीनो ठंडी पीरू जलधारा के स्थान पर अस्थायी, आमतौर पर गर्म धारा के विकास को एल नीनो कहते हैं। मैंने अभी बताया था, पीरू की धारा है, पीरू की घाटी है। ठीक है,
इसे पीरू की धारा भी बोलते हैं, क्योंकि ये उत्तरी अमेरिका, ये दक्षिणी अमेरिका। यहाँ पर पीरू के तट पर जैसे ही यहाँ पर ठंडी धारा चलती है, तो यहाँ की जो हवाएं होती है तो इसको उठा देती है, ठंडी को उठा देती है और गर्म अपना स्थान ले लेती है। ठीक है, तो ये क्या गर्म हो जाता है, इसी को कहते हैं एल नीनो। ठीक है, और ला नीनो का मतलब होता है कि ये ठंडी धारा जब तक चलती रहती है, इसको ला नीनो कहते हैं। ठीक है, गर्म को इस पर नहीं आती है, इसको ठंडी कहते हैं। ठीक है, अब देखो एल नीनो स्पेनिश शब्द का अर्थ है। ठीक है, जिसका होता है बच्चा या बेबी, क्राइस्ट कहते हैं, क्योंकि यह धारा क्रिसमस के समय बहना शुरू होती है। क्रिसमस का जो मौसम होता है, एक फेस्टिवल होता है ईसाइयों का, तो उस समय पर ये होता है। एल नीनो की उपस्थिति समुद्र की सतह के तापमान को बढ़ा देती है। मैंने बताया समुद्र की सतह का जो तापमान होता है, ठीक है, तापमान को वहाँ की सतह को क्या कर देती है, बढ़ा देती है, जिसके कारण क्या है, वो वहाँ की जलवायु को प्रभावित करती है। मानसीराम विश्व का सबसे अधिक वर्षा वाला क्षेत्र होता है, जिससे स्टेलेमर्गाइट और स्टेलेकाइट गुफाओं के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, वहाँ की मानसीराम क्षेत्र। अब देखो महत्वपूर्ण प्रश्नों को देख लेते हैं। इसमें लिखा हुआ है इसको सबसे अधिक वर्षा वाला क्षेत्र कौन सा है, मानसीराम है। अब ग्रीष्म ऋतु में उत्तरी मैदान में बहने वाली पवन को निम्नलिखित में से क्या कहते हैं। ठीक है, काल वैसाखी, ठीक है, व्यापारिक पवन है, लू, इनमें से कोई नहीं, तो लू कहते हैं। काल वैसाखी अभी हम बताएंगे। इसमें क्या होता है कि पश्चिमी बंगाल में गर्मी के मौसम में, पश्चिमी बंगाल में गर्मियों में अप्रैल के महीने में ये बहुत तेज हवाएं चलती हैं। तेज हवाएं, कौन सी हवाएं, तेज हवाएं। तो तेज हवाएं चलती हैं, इनको बोलते हैं हम काल वैसाखी। क्या बोलते हैं हम, काल वैसाखी, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा नुकसान करती हैं, इसलिए इनको काल वैसाखी के नाम से, बैसाख के महीने में आती हैं। जब आप देखते हैं शादियाँ वगैरह शुरू हो जाती हैं, तो उस समय पर आंधी वगैरह शुरू हो जाती हैं। ठीक है, तो काल वैसाखी हो जाती हैं इस समय पर। कभी कभी बरसात भी हो जाती है। ठीक है, जब तेज़ हवाएं चलती हैं तो तेज़ हवा के साथ साथ क्या आ जाती है, इसमें बारिश भी हो जाती है, तेज़ हवा के साथ बारिश। और ये व्यापारिक पवनें होती हैं, मैंने बताया था व्यापारिक पवनें यहाँ चलती हैं, व्यापारिक पवनें। ठीक है, ये व्यापारिक पवनें चलती हैं। ठीक है, इनसे क्या किया जाता था, इन पवनों से व्यापार किया जाता था। जिस दिशा में पवनें चलती जिस दिन, उसी साइड में व्यापार जहाज चलते थे, इसलिए इनका नाम रख दिया था व्यापारिक पवनें। और लू मैदानी क्षेत्र में, इंडिया के जो मैदानी भाग में जो गर्म हवाएं चलती हैं, इनको कहते हैं लू। ठीक है, और नी काल वैसाखी को मैदान में कहते हैं लू कहते हैं। ठीक है, और पश्चिम बंगाल में इसको, पश्चिम बंगाल, बिहार, आसाम, उड़ीसा, झारखंड और इनमें कहते हैं इनको काल वैसाखी। क्या कहते हैं, काल वैसाखी कहते हैं। और मैदानी क्षेत्र में जैसे पंजाब, हरियाणा, यूपी, राजस्थान में कहते हैं लू। क्या कहते हैं, इनको लू कहते हैं। और ये हवाएं कर्नाटक में, ये जो काल वैसाखी है, इन्हीं का नाम है, एक ही नाम है इनका। ठीक है, इनके अलग अलग क्षेत्रों में, जैसे बंगाल में तो काल वैसाखी कहते हैं, मैदान में लू कहते हैं। ठीक है, उत्तरी मैदान जैसे बंगाल, सॉरी, पंजाब हुआ उत्तरी मैदान, यूपी हुआ उत्तरी मैदान। ठीक है, उत्तरी मैदान में। अब इसको इसी का जैसे आम्र वर्षा के नाम से जाना जाता है। आम्र वर्षा कहाँ पर जानते हैं इसको, आम्र वर्षा के नाम से, केरल और कर्नाटक। ठीक है, केरल कर्नाटक में इसको आम्र वर्षा कहते हैं। ठीक है, और कर्नाटक में फूलों की बौछार, क्या कहते हैं इसको, फूलों की बौछार। कर्नाटक में क्या कहते हैं, कर्नाटक में फूलों की बौछार कहते हैं। ठीक है,
फूलों की बौछार बौछार फूलों की बौछार। चेरी ब्लॉसम, इसका दूसरा नाम क्या है? चेरी ब्लॉसम। पहले एक क्वेश्चन आया था इसमें, फूलों की बौछार कहाँ पर की होती है? ब्लॉसम, चेरी ब्लॉसम कहते हैं, क्योंकि ये कॉफ़ी के बागानों में सबसे ज़्यादा होती है और फ़ायदेमंद होती है, इसलिए कॉफ़ी वर्षा भी बोलते हैं इसको, चेरी ब्लॉसम को। ठीक है, फूलों की बौछार, ठीक है, चेरी ब्लॉसम, कॉफ़ी बरसात। ठीक है, मैंगो सावर भी बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं? मैंगो सावर। क्या बोलेंगे? मैंगो सावर, मैंगो सावर, मैंगो सावर भी बोलते हैं। ठीक है, मैंगो सावर, क्योंकि ये आम के लिए होती है, इसलिए आम्र वर्षा या मैंगो सावर के नाम से भी जाना जाता है। और ये अप्रैल के महीने में होती है। ठीक है, एक ही समय, जैसे आसाम में उसी समय गर्मियों में चलती है। मैदानी इलाकों जैसे दिल्ली में गर्म हवाएं चलती हैं, इन्हें लू कहते हैं। ठीक है, दिल्ली में भी चलती हैं। ठीक है, इन्हीं समय पर चलती हैं। ठीक है, उसी समय कर्नाटक में चलती है, इसको फूलों की बौछार कहते हैं, चेरी ब्लॉसम। उनके लिए बहुत अच्छी फ़ायदेमंद है, क्योंकि क्या लेकर आती हैं? साथ साथ में बरसात ले आती हैं, जो आम के पकने के लिए आम को भी पकाती हैं। ठीक है, इस बरसात से। इसे प्री मानसून भी कहते हैं, प्री मानसून, क्योंकि मानसून आने से पहले होती है ये, अप्रैल में होती है, अप्रैल और मई में। ठीक है, प्री मानसून भी कहते हैं, प्री मानसून अप्रैल के महीने में होती है, इसलिए इसको प्री मानसून, मानसून, प्री मानसून, समझे ना? अप्रैल और मई में होने के कारण से। ठीक है, क्योंकि आपका पता है कि जब मानसून कब आते हैं? जून जुलाई में आते हैं, जून में आते हैं हमारे यहाँ, और का अक्टूबर तक चलते हैं, सितंबर अक्टूबर तक। ठीक है, तो जून में आते हैं तो मानसून होते हैं, और इसलिए पहले आते हैं, मानसून से पहले आते हैं, इसलिए इसको प्री मानसून कहते हैं। ठीक है, तो ये हमने बरसात के बारे में पढ़ लिया। अब देखो, निम्नलिखित में से कौन सा कारण भारत के उत्तर पश्चिम भाग में शीत ऋतु में होने वाली वर्षा के लिए उत्तरदायी है? ठीक है, तो शीत ऋतु में वर्षा के लिए कौन सा उत्तरदायी है? मैंने बताया था, जेट धाराएं चलती हैं। ठीक है, जेट धाराएं जो चलती हैं सर्दियों में चलती हैं। जैसे आपका विश्व का मैप है, जैसे ये आपका उत्तरी अमेरिका है, ये आपका दक्षिणी अमेरिका, ये यूरोप है। ठीक, यूरोप, एशिया। ठीक है, या अफ्रीका है। ठीक है, तो यहाँ पर आप पवनें चलती हैं, हवाएं चलती हैं। ठीक है, ये इन इलाकों में यहाँ से उड़ती हैं ज़्यादा। ठीक है, इन इलाकों में चलती हैं, तो इन इलाकों में जो जेट धाराएं चलती हैं, जिन्हें बोलते हैं पश्चिमी विक्षोभ, क्या बोलते हैं इनको? तो ये इंडिया में प्रवेश करती हैं। इंडिया के कहाँ पे? पंजाब, हिमालय से प्रवेश करती हैं। तो यहाँ पर कुछ धाराएं तो यहाँ पर घूमती रहती हैं, कुछ धाराएं यहाँ से टकरा करके इधर विक्षेपित हो जाती है। तो पंजाब में, इनमें क्या है, उत्तरी मैदान दिल्ली में बारिश करती हैं। ठीक है, इन क्षेत्रों में, मैदानी इलाके में बारिश हो जाती है, और ये यहाँ से इंटर करती हैं, जैसी टकराती हैं फिर वापस चलती हैं, तो ये तमिलनाडु में बारिश करती हैं। हिमालय की जो धाराएं घूम जाती हैं, दो धाराओं में हो जाती है ये। हिमालय में देखें, जैसे ये हिमालय। ठीक है, हिमालय, अब जैसे ही यहाँ से टकराएंगी ये धाराएं, तो दो भागों में टूट जाती है। तो एक धारा तो इधर आ गई, एक धारा इधर चलेगी, तो यहाँ पर घूमती रहती है ये धारा। ये धारा क्या करती है? यहाँ से जैसे ही यूँ मुड़ जाती है, तो यहाँ से जैसी मुड़ेगी, तो यहाँ से जो बंगाल की खाड़ी होती है, यहाँ से बारिश कर पानी को क्या करती है? ऑब्जॉर्व करती है, और यहाँ पर तमिलनाडु है, यहाँ पर क्या करती है? लौटते समय बारिश करती है। ठीक है, और यहाँ पर क्या है कि मैदानी इलाकों में बारिश करती हैं ये, जैसे दिल्ली है, मेरठ है, आपके एरिया क्षेत्रों में। ठीक है, बारिश करती है। तो ये आपकी पश्चिमी विक्षोभों से, इनको क्या कहते हैं? पश्चिमी विक्षोभ, क्यों पश्चिम में चलती हैं, पछुआ विक्षोभ होते हैं। ठीक है, इनसे ये बारिश होती है। तो इसका आंसर क्या होगा? पश्चिमी विक्षोभ होगा। नेक्स्ट है इसका, भारत में मानसून का आगमन कब होता है? हमने अभी पढ़ा था, कब होता है मानसून का आगमन? मई के महीने में, जून में प्रारंभ में,
जुलाई में, अगस्त में, तो जून में होता है। अप्रैल और मई में तो कौन सी होती है, ठीक है, प्री मानसून होती है। कौन सी होती है, प्री मानसून होती है, ठीक है, प्री मानसून होती है। और उसके बाद होती है आपकी मानसूनी हवाएं। निम्नलिखित में से कौन सी भारत में शीत ऋतु की बरसात होती है, मैंने बताया था। शीत ऋतु की विशेषता होती है। शीत ऋतु की क्या विशेषता होती है, तो गर्म तो क्या होती हैं, दिन होते हैं, और रातें कैसी होती हैं, ठंडी होती हैं। बताइए इस चीज़ का। देखो जलवायु को प्रभावित करने वाले, ये क्वेश्चन को बहुत अच्छी तरह से ध्यान रखना, मोस्ट क्वेश्चन है, पूछ सकता है इसमें से, ठीक है। अक्षांश मैंने अब बताया था, ऊंचाई, त्वरण, दूरी, महासागरीय धाराएं और उच्चावच लक्षण, इनको लिख लेना, ठीक है, ध्यान से। मैंने समझा दिया इसके बारे में। भारत में मानसूनी प्रकार की जलवायु क्यों पाई जाती है, ऐसा क्या कारण है सो भारत की में मानसूनी जलवायु पाई जाती है। देखो हम इसको थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, मानसूनी जलवायु क्यों पाई जाती है, ठीक है। भारत की जलवायु मानसूनी पवनों से बहुत अधिक प्रभावित होती है, बिल्कुल सही है। भारत में मानसूनी जलवायु इसलिए पाई जाती है कि क्योंकि ये मानसूनी पवनों से प्रभावित होती है। मानसूनी पवनें मतलब मौसम, इसमें परिवर्तन होते रहते हैं, ठीक है, कभी गर्मी कभी बरसात, इसलिए इसे मानसून मौसम। तुम्हें पता है मौसम, मानसून हमने पढ़ा था कि मौसम का मतलब होता है वर्ष में होने वाले जितने भी फेरबदल, चेंजेबल, देखते हैं ना, ठीक है, मौसम में जितना भी बदलाव होता है, जैसे तापमान को लेकर, दाब को लेकर, ठीक है, तो भारत में ये परिवर्तन पाया जाता है, ठीक है, आम सी बात है इसमें पाने के कारण, ठीक है। तो इसलिए इसमें यहाँ पर कौन सी जलवायु पाई जाती है, मानसून। मानसून का प्रभाव उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में 20 डिग्री उत्तर और 20 डिग्री के बीच पाया जाता है, ठीक है। 20 डिग्री जब हम देखते हैं, 20 डिग्री उत्तर और 20 डिग्री दक्षिण के लिए, जैसे ये आप पृथ्वी है, पृथ्वी से जैसे 0 डिग्री है तो ऊपर की ओर जाएंगे 20 डिग्री, ठीक है, और नीचे भी जाएंगे 20 डिग्री। तो यहाँ इनके बीच 20 डिग्री नीचे और 20 डिग्री ऊपर, इनके बीच में मानसूनी जलवायु पाई जाए। जितने भी देश आते हैं इसके अंदर, जितना भी क्षेत्र आता है, इन क्षेत्रों में मानसूनी जलवायु ही पाई जाएगी। भारत, क्योंकि भारत में तो ही आधा हिस्सा आपके उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में आता है, 23.5 डिग्री, 23.5 डिग्री है, तो 23.5 डिग्री आधा हिस्सा तो इंडिया का इधर ही आता है, साउथ ईस्ट साइड जो उष्ण कटिबंध में आता है, जिसमें उष्ण कटिबंध में है, इसके कारण इसमें क्या पाया जाता है, मानसूनी जलवायु पाई जाती है, 20 डिग्री है। दूसरा, इसमें स्थल तथा जल के गर्म ठंडे होने की विभेदी प्रक्रिया के कारण आप देखते हैं कि यहाँ पर क्या है, धरातल ऊपर देखते हैं, इसमें धरातल क्षेत्र है, और इसमें क्या है, पास में क्या है, समुद्री इलाका है, तो इसमें क्या है कि दिन में जल्दी ठंडा और गर्म होता है। आप देखते हैं पानी देर में ठंडा होगा, देर में ही गर्म होगा, ठीक है, और धरातल जल्दी ही गर्म, जल्दी ही ठंडा हो जाता है, जिसमें विभेदीकरण पाया जाता है ठंडे गर्म के कारण। भारत के स्थल भाग पर निम्न दाब का क्षेत्रफल भी उत्पन्न होता है। मैंने बताया कि जब गर्मियों के मौसम में भारत में निम्न वायुदाब बनता है राजस्थान के अंदर, ठीक है, और उच्च वायुदाब बनता है आपके लद्दाख के क्षेत्र के अंदर, ठीक है। तो यहाँ भारत में निम्न वायुदाब और उच्च ताप भी पाया जाता है, इसलिए यहाँ पर मानसूनी जलवायु पाई जाती है। जबकि इसके आसपास समुद्री और उच्च वायुदाब पाए जाते हैं, मैंने बताया ना, यहाँ पर उच्च वायुदाब मिलेगा तो यहाँ पर ताप अधिक होगा, और जब यहाँ पर ताप अधिक होगा तो यहाँ पर दाब अधिक होगा। तो गर्मियों में क्या होता है कि हमारे यहाँ राजस्थान में ताप अधिक पाया जाता है और दाब कम होता है। तो दाब ये ज़्यादा कहाँ पर पड़ता है, समुद्र पर, ठीक है। तो इसकी जो हवाएं यहाँ पर पहुँच जाती हैं और इस कारण यहाँ पर बरसात होती है, तो इस कारण यहाँ मानसूनी बरसात पाई जाती है। ग्रीष्म ऋतु के दिनों में उष्ण कटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र ITCZ, देखो ये है, ये पृथ्वी है, तो पृथ्वी के एक रेखा, यहाँ पर एक रेखा पाई जाती है तापमान, ठीक है, इसे बोलते हैं
इंटरनेशनल टेम्परेचर कटविंदीय जोन, ठीक है। इसका मतलब होता है कि ये जैसे ही यहाँ का तापमान बढ़ता जाता है, ये जो ITZ क्या हो जाती है, ऊपर की ओर खिसकती जाती है, ठीक है, ऊपर की ओर पहुँच जाती है। तो हमारी जो ITZ कर्क रेखा के आसपास पहुँच जाती है। इधर भी ऐसा ही होता है, इधर भी ITZ है वो ऊपर की ओर खिसक जाती है, ठीक है। इसे बोल रहे ITZ, ध्यान रखना इसका। उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र की स्थित गंगा के मैदान की ओर खिसक जाती है, मैंने बताया ऊपर की ओर खिसक जाती है। तापमान क्या रहता है आप देखते हैं, मौसम सामान्य है 0 डिग्री के, ये 0 डिग्री, इसके आसपास हमेशा तापमान रहता है इनके बीच में, 0 डिग्री से और आपके 10 डिग्री के बीच, ठीक है। ये हमेशा तापमान ज़्यादा रहता है इनके बीच में। जब ये तापमान ऊपर, सूर्य की किरणें जब ऊपर की ओर जाएंगी, जैसे जैसे उत्तर की ओर बढ़ती हैं, जैसे अब आने वाला है सूर्य, ठीक है, तो ये ITZ क्या है, ऊपर की ओर खिसकता जाएगा और ये उत्तरी मैदान के लगभग पहुंच जाता है, ठीक है। हिंद महासागर में मेडागास्कर के पूर्वी भाग, हिंद महासागर में मेडागास्कर पाया जाता है, ठीक है। मेडागास्कर एक द्वीप है, ठीक है। मेडागास्कर के पूर्वी भाग, पूर्व लगभग 20 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के ऊपर उच्च दाब वाला क्षेत्र होता है। इस उच्च दाब वाले क्षेत्र को की स्थिति में तीव्र मानसूनी को प्रभावित करती है, ठीक है। तो यहाँ पर उच्च दाब होता है, जैसे मैंने बताया अभी, जैसे ये इंडिया है, तो इंडिया के यहाँ पर एक मेडागास्कर वो है, द्वीप है, तो यहाँ पर क्या अधिक तापमान बनेगा, ठीक है। तो ताप के कारण यहाँ का क्या आएगा, दाब अधिक होगा, ठीक है। इसमें लिखा हुआ है उच्च दाब मिलता है, यहाँ पर दाब अधिक हो जाएगा, ठीक है। क्या होगा यहाँ पर दाब क्षेत्र में, यहाँ पर क्षेत्र में ज़्यादा दाब मिलेगा और यहाँ का ताप अधिक होगा। तो यहाँ पर मेडागास्कर का पूर्वी भाग है, ठीक है, 20 डिग्री। तो इस कारण से यहाँ की जो बरसात होती है वो चली जाती है। नेक्स्ट पॉइंट है, ग्रीष्म ऋतु में हिमालय की पश्चिमी जेट धाराओं का भारतीय प्रायद्वीप के ऊपर उष्णकटिबंधीय पूर्वी जेट धारा को प्रभावित करती है। सर्दियों में जो आती है ना, तो मैंने अभी पढ़ा था, हमने ऊपर पॉइंटों में पढ़ा था, तो ग्रीष्म ऋतु में जो पश्चिमी जेट धाराएं जो पूर्व की ओर बढ़ जाती हैं और वो गर्म हो जाती है, तो इस कारण से ही प्रभावित करती है। और दूसरा है आपका छठवां पॉइंट है आपका एल नीनो, दोलन की घटना के कारण। मैंने बताया पीरू वाली घटना का, यहाँ पर क्या होती है, पीरू धारा एक ठंडी होती है और यहाँ से जो विषुवतीय धारा होती है वो क्या करती है, इसको गर्म धारा जो अपना स्थान ले लेती है ठंडी धारा के, इस कारण से इसको जलवायु को प्रभावित करती है। तो इसका दूसरा भाग हम दूसरे इसमें क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है। तो लंबी वो हो जाएगी, तो इसका दूसरा भाग दूसरे क्वेश्चन दूसरी वीडियो में देखेंगे। इसके तीसरे क्वेश्चन से देखते हैं, ठीक है।